हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट पे। तो गाइस, हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम, इसमें मैं आपके लिए सेशन लेके आई हूँ जो रिलेटेड है यूनिट नंबर 4 से। बिजनेस फाइनेंस के बारे में आज समझते हुए चलेंगे। बिजनेस फाइनेंस में जो यूनिट नंबर 4 है उसमें जो इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से एडीआर जीडीआर इशू किए जाते हैं, उन सारी बातों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं उन सभी को बताना चाहूंगी, मेरा नाम है आयुषी और हाल ही में मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है एंड मैं यहाँ पे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस देती हूँ, जो हमारी टाइमिंग रहती है सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको पर्टिकुलर सीरीज जो पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम है, इसमें मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स करवाती हूँ, ऐसे टॉपिक जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाईक्यू उनसे काफी बने हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है कि जब आपको पैसा चाहिए कहां से, फॉरेन कंट्री से। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हमें पता है कि हमारा जो नेशन अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ और ज्यादा डिराइव हो रहा है। तो आप जब ग्लोबलाइजेशन से डिराइव होकर फॉरेन कंट्रीज में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो देयर इज अ नीड ऑफ फाइनेंस। सबको पता है कि फाइनेंस की जरूरत होगी, बिना पैसे के आपका जो कोई बिजनेस है वो नहीं चल सकता। तो अब क्या चीज रहती है, एक चीज होती है कि आप अपने जो नेशन में, कंट्री में जो फंड रेज कर रहे हैं उस फंड को ही आप फॉरेन लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि आप फॉरेन नेशन से क्या कर लें, पैसा रेज कर लें। अब मैम अपनी कंट्री से भी लेके जा सकते हैं, तो अपनी कंट्री से क्यों नहीं लेके जाते। एक चीज समझिए, यहाँ पे जो हमारी कंट्री होती है उसका जो एक्सचेंज रेट है और दूसरी कंट्री है, मतलब जो बेसिकली दो डिफरेंट नेशंस हैं, उनकी जो करेंसी होती है उसमें एक एक्सचेंज रेट एस्टेब्लिश किया जाता है। और ये जो एक्सचेंज रेट है ये कभी भी फिक्स नहीं रहता, ये फ्लक्चुएट करता है, ये चेंज होता रहता है। अब ये जो सारी समस्याएं हैं, फाइनेंस जो आपका फाइनेंशियल एक्सचेंज रेट है इसमें चेंजेस आना, ठीक है, इससे कभी हमें नुकसान भी हो सकता है, कभी फायदा भी हो सकता है, मतलब रिस्क एसोसिएटेड है। तो इस रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल सोर्सेज का यूज करते हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है एबीसी कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं फॉरेन कंट्री में भी जाके काम करूँ, मैं यूएसए में जाके काम करना चाहती हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइनेंस चाहिए। तो अब इंडिया से फंड रेज करके यूएसए में लेके जाने से बेहतर ये चीज है कि आप क्या करें, आप यूएसए से ही फंड रेज कर लें। अब किस तरीके से आप यूएसए से फंड रेज कर सकते हो, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कि जब आप फॉरेन में जाके अपना बिजनेस सेटअप करते हो, वहीं से फंड रेज करते हैं, दैट इज योर इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिपॉजिटरी रिसीट्स, और इन्हीं को ही आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या है, ये एक ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं, याद रखेंगे, दीज आर द सर्टिफिकेट्स जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, जो आउटसाइड इंडिया में होगा। क्लियर, मैं इंडिया में हूं, मुझे फॉरेन नेशन में क्या करना है, बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, एक्सपेंशन करना है। तो क्या होगा, एक कंट्री इंडिया में जो पर्सन है उसको बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए जो एक फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक होगा वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स, जिसमें जो आपके नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर होंगे, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर मतलब आप इंडिया में है ना, तो इंडिया के जो इन्वेस्टर होंगे वो होंगे रेजिडेंट इन्वेस्टर। नॉन इंडियन इन्वेस्टर क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर क्या होंगे, जो इंडिया में नहीं है, ठीक है, जो फॉरेन नेशन में है। तो फॉरेन कंट्री का एक बैंक होगा, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगा, वो एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा या इशू करेगा, ठीक है, डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करेगा, जो क्या है आउटसाइड इंडिया इशू की जाएंगी। किनको इशू की जाएंगी, नॉन रेजिडेंट को इशू की जाएंगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना यूएसए वाला एग्जांपल लूं, तो इंडिया और यूएसए है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू की जाएंगी डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा, और ये किसको इशू की जाएंगी, जो यूएसए के रेजिडेंट है उनको, क्योंकि ये लोग हमारे लिए नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। और किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है, ये इशू किया जाता है अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स, क्लियर, या फिर हम ऑर्डिनरी शेयर्स जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंट्री में भी एक बैंक होगा, क्लियर, जो कस्टोडियन बैंक होता है। कस्टोडियन बैंक का मतलब क्या है, जिसकी निगरानी में हम क्या रखते हैं, कुछ सामान रखते हैं, दैट इज कस्टोडियन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर इंडिया के पर्सन को कोई सामान चाहिए तो वो क्या करेगा, इसकी वर्किंग समझते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे इंडिया का एक पर्सन है, इसको क्या चाहिए, इसको पैसा चाहिए फॉरेन से, तो ये क्या करेगा, ये कस्टोडियन बैंक के पास जाएगा। कस्टोडियन के पास जाके ये अपने जो इक्विटी शेयर्स है ना, जो ऑर्डिनरी शेयर्स है अगर मैं बात करूं, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करवा देते हैं। इनको डिपॉजिट करने के बाद यहाँ से क्या होता है, एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होता है, ठीक है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगा, वो क्या करता है, वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है। ये जो सर्टिफिकेट होता है ये किस फॉर्म में होता है, डिपॉजिटरी रिसीट्स की फॉर्म में होता है। और ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है ये इशू किसको कर दिए जाते हैं, ये नॉन रेजिडेंट्स को इशू कर दिए जाते हैं, मतलब जो यूएसए के लोग हैं उनको ये इशू कर दिए जाते हैं। यूएसए के लोग इन सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और फंड दे देते हैं, और ये फंड आ जाता है इंडिया के इन्वेस्टर के पास, ये फंड आ गया इंडिया के पास। अब यहाँ पे क्या चीज होगी, अब इक्विटी शेयर्स के बदले में यहाँ पे शेयर्स गए हैं, ठीक है, आपके पास आपको फंड चाहिए था, आपको फंड मिल गया, ये सिस्टम रहता है, पूरी वर्किंग ये रहती है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो सर्टिफिकेट मिला है, ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब थोड़ा सा। डिपॉजिटरी रिसीट्स हमने पढ़ लिया कि क्या चीज होंगी। अब ये क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो, क्लियर। और ये किस तरीके से इशू किया जाता है, अब आपके पास
फॉर एग्जाम्पल 10 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 इक्विटी शेयर के बदले में आपको क्या दे दिया जाता है, एक डिपॉजिटरी रिसीट दे दी। दैट इज कि आप 10 इक्विटी शेयर के बदले में एक डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर रहे हो। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है जो इश्यूइंग कंपनी है वो जनरली डिनोमिनेट करती है, यूएस डॉलर में बेसिकली ये रहता है। ठीक है, तो डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या है, कॉमनली यूज किए जाते हैं किन कंपनीज के द्वारा, जो अपनी सिक्योरिटीज इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है। तो हमेशा याद रखेंगे अगर आपकी सिक्योरिटीज इंटरनेशनल मार्केट में डील करती है तो ही आप एडीआर जीडीआर इनका यूज करते हैं। क्लियर। और इसके बाद क्या है, जो सिक्योरिटीज हैं याद रखना, एडीआर और जीडीआर और आईडीआर, ये जो सिक्योरिटीज हैं आपकी डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, ये कौन इशू कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी इशू कर सकती है जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रही हो। क्यों इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब हमारी जो कंट्री है इंटरनेशनल सोर्सेज से पैसा लेना चाहती है, इंटरनेशनल मार्केट से पैसा लेना चाहती है, तो ये बहुत जरूरी है कि उस कंपनी का इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना या रजिस्टर होना वहां पे। तो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और ट्रेड करती हुई होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये कैसे हो सकते हैं, दो तरीके से यहाँ पे निकल के आते हैं हमारे पास इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एडीआर और जीडीआर। मैम ये आईडीआर क्यों नहीं आया, आईडीआर किस लिए है, अगर मुझे फॉरेन से पैसा चाहिए तो मैं जीडीआर और एडीआर इशू कर सकती हूँ। ठीक है, एडीआर के थ्रू पैसा ले सकती हूँ। अगर फॉरेन नेशंस को मुझसे पैसा चाहिए, इंडिया से पैसा चाहिए, तो वो आईडीआर इशू करेंगे। क्लियर, तो ये चीजें रहती है। अब टर्न बाय टर्न एक एक चीज को पढ़ते हुए चलते हैं कि जीडीआर और एडीआर में क्या डिफरेंस है। तो जीडीआर क्या है, अगर डिपॉजिटरी रिसीट्स है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो होगा। एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंटरनेशनल मार्केट में आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, जिसके हाथ में होता है उसी का ये हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या चीज होती है, किस तरीके से आपको इशू किए जाते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज है जो हमारे, उनके थ्रू या फिर ओवर द काउंटर या फिर क्वालिफाइड इंटरनेशनल बायर्स होते हैं, उनके थ्रू हम इनको इशू कर सकते हैं और फिर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड होंगे। ठीक है, और रिप्रेजेंट क्या करते हैं, शेयर जो इशू किए जाते हैं किसमें, लोकल करेंसी में। अब ये लोकल करेंसी में इशू किए गए शेयर्स का मतलब क्या है कि जो डिपॉजिटरी बैंक था जिसने यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू किया था, दैट सर्टिफिकेट इज इन लोकल करेंसी फॉर दैट पर्सन जो उस कंट्री का है। ठीक है, इंडिया को पैसा चाहिए था यूएसए से, तो यूएसए के पर्सन को इन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया था और ये यूएसए का ही बैंक था, तो इनके लिए लोकल कंट्री हो जाती है, लोकल करेंसी हो जाती है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो शेयर्स हैं जीडीआर में, ये वोटिंग राइट्स कैरी नहीं करते। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपने ये इक्विटी शेयर के बदले में यहाँ पे एडीआर जीडीआर इशू करते हो आप डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इक्विटी शेयर हमारे लिए ओनर्स होते हैं, वोटिंग राइट ट्रांसफर होते हैं इनको और इनको डिविडेंड मिलता है, तो क्या इन लोगों को भी ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ पे क्या चीज होती है, ओनरशिप तो मिलती है, ठीक है, ये ओनर बन जाएंगे, बट वोटिंग राइट्स इनको कभी नहीं दिए जाते। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वोटिंग राइट इनको नहीं दिए जाएंगे। यस, डिविडेंड भी दिया जाएगा, तो बिल्कुल डिविडेंड भी दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया तो उसके बदले इनको रिटर्न दिया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है फ्रीली ट्रेडेड है इंटरनेशनल मार्केट में, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो फिक्स्ड इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड अर्न करता है। जीडीआर को आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन शेयर्स में, डिपॉजिटरी कस्टोडियन बैंक्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो और अपने इशू को रिड्यूस भी आप कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा एडीआर जीडीआर इशू किए हुए हैं तो उनको आप कम भी करवा सकते हो। तो ये पूरी वर्किंग रहती है इसकी। अब इसमें पढ़ते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, आपको फंड रेज करना है, तो आप अगर फंड रेज कर सकते हैं फॉरेन नेशन से, ठीक है, फॉरेन कंट्री से, तो आपके पास क्या है, आप ग्लोबल इक्विटी मार्केट को टैप कर सकते हो, करेंसी रेज कर सकते हो। एक्सचेंज रिस्क क्या है, अब ये किसके द्वारा बॉन्ड किया जाएगा, अब हमने तो फंड जो रेज किया है वो फॉरेन कंट्री में ही किया है, तो अगर कोई एक्सचेंज रेट में दिक्कत आती है तो वो इन्वेस्टर को ही क्या है सहन करनी पड़ेगी, जो भी खर्चा होगा, जो भी रिस्क होगा वो इन्वेस्टर का होगा, क्योंकि डिविडेंड हमने क्या करना है, उनकी लोकल करेंसी में ही पे करना है। ठीक है, वोटिंग राइट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी के पास ही रहेंगे, ये आपके जो इन्वेस्टर है उनके पास नहीं जाते, ये चीज का खास ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे किस तरीके से मार्केट है जो डीडीआर को ऑपरेट करती है, तो इंडियन कंपनी क्या करती है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इशू करती है, जो चीजें मैंने वर्किंग में बताई वही सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, कस्टोडियन बैंक को देगी, देन वो लिंक एस्टैब्लिश करेंगे डिपॉजिटरी बैंक ओवरसीज के साथ, देन वो क्या करती है, सर्टिफिकेट इशू करती है बाय वे ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स, फंड रेज किया जाता है। क्लियर, अग्रीड प्राइस पे जो प्राइस रखा जाता है उस प्राइस पे इन्वेस्टर फंड वो सर्टिफिकेट परचेज कर लेते हैं और पैसा दे देते हैं, और डिविडेंड है इन इशू पे वो पेड किया जाता है इशूइंग कंपनी के द्वारा डिपॉजिटरी बैंक को लोकल करेंसी में, और जो डिपॉजिटरी बैंक है वो कन्वर्ट करती है डिविडेंड को यूएस डॉलर में, और रूलिंग एक्सचेंज रेट जो भी उस टाइम पे एक्सचेंज रेट चल रहा होता है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कन्वर्जन हो जाती है और इसको जीडीआर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद बारी आती है एडीआर की। जीडीआर हमने पढ़ लिया, एडीआर क्या है, एडीआर भी सेम वही है जैसा जीडीआर है, बट अगर आपको अमेरिका से पैसा लेना है तो आपको एडीआर इशू करने होंगे, अगर आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा लेना है तो आपको जीडीआर इशू करने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि जो एडीआर है ये वो है जो क्या किए जाते हैं, इशू होते हैं और लिस्टेड होते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में यूएसए में। तो यूएसए में अगर आपको पैसा लेना है या आपने यूएसए की कंट्री है जो आपकी, वहां से फंड लेना है, वहां से फॉरेन एक्सचेंज लेना है, वहां से फंड रेज करना है बेसिकली, तो आप क्या करते हो, एडीआर इशू करते हो। तो ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है इन द स्टॉक ऑफ नॉन यूएस कॉर्पोरेशन। ठीक है, आप नॉन यूएस कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग में यूएस स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, एडीआर क्या है, मे और मे नोट है वोटिंग राइट्स, इनके पास भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं बेसिकली। एडीआर क्या है, इशू किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन लेड बाय एसईसी यूएसए।
अब यहाँ पे देखिए, जैसे इंडिया में अगर आपको शेयर इशू करने होते हैं, सिक्योरिटीज में डील करते हो, तो सेबी यहाँ पे आपको कंट्रोल करती है। वैसे ही एडीआर के केस में जो आपकी यूएसए की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके एडीआर इशू किए जाते हैं। तो ये प्रोविजन जो इन्होंने दिए हुए हैं उनको फॉलो आपको करना होता है। तो एडीआर क्या है? बियरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिसके हाथ में उसके ही है, ठीक है। ये फ्रीली ट्रेडेबल है, और होल्डर है वो क्या कर सकता है, इनको कभी भी मार्केट में सेल कर सकता है। एडीआर एक बार बेच दिए गए तो उनको हम री इशू भी कर सकते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ एडीआर सिमिलर टू दैट ऑफ जीडीआर। अब जो एडीआर है और जीडीआर है, इनका ऑपरेशन क्या है, बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से एडीआर इशू किए जाते हैं वैसे ही जीडीआर इशू किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी एडवांटेजेस की। तो एडीआर के एडवांटेजेस क्या है? एडीआर क्या है? एक इजी कोस्ट इफेक्टिव वे है किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, कि वो क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपने शेयर्स, ठीक है, और ओन कर सकते हैं, ठीक है, ओनरशिप ले सकते हैं फॉरेन कंट्री में। फिर इसके बाद दे सेव कंसिडरेबल मनी बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो जाती है तो आपका फंड बच जाता है, फॉरेन टैक्सेस वगैरह आपको नहीं पे करने पड़ते हर एक ट्रांजैक्शन पे। अदरवाइज अगर आप इंडिया से फंड रेज करके फॉरेन में भेजते हो तो फॉरेन जो ट्रांजैक्शन होती है, फॉरेन टैक्सेस आपको पे करने होते हैं उन ट्रांजैक्शन पे, तो उस चीज से आप यहाँ पे बच सकते हो। तो ये होता है जीडीआर और एडीआर। इसके बाद अब आईडीआर आता है। तो आईडीआर सेम वही है कि अगर आपको क्या है, फंड आपको नहीं लेना, फॉरेन नेशन में से लोगों को इंडिया से फंड लेना है। जैसे यूएसए है, उसको क्या है, इंडियन करेंसी में पैसा चाहिए, इंडिया से पैसा चाहिए, इंडियन करेंसी में पैसा चाहिए। तो वो क्या करेंगे, जैसे हमने एडीआर इशू किए थे, जीडीआर इशू किए थे, तो वो सेम लोग क्या करेंगे, अपने कस्टोडियन के पास जाएंगे, अपनी सिक्योरिटीज रखेंगे। ये कस्टोडियन इंडिया में जो डिपॉजिटरी बैंक होगा उसके साथ लिंक एस्टेब्लिश करेगा। लिंक एस्टेब्लिश करने के बाद ये सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और वो सर्टिफिकेट क्या होता है, आईडीआर होता है। और ये आईडीआर इशू कर दिए जाएंगे इंडिया के लोगों को, और इंडिया के लोग इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये पैसा यूएसए वालों के पास पहुंच जाएगा। ये रहता है आईडीआर का मैकेनिज्म, और इस तरीके से आईडीआर इशू किए जाते हैं। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो वोटिंग राइट होगा या नहीं। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेटेड टू पार्टीज आपसे पूछ लिया जा सकता है, और डिस्टिंक्शन करके पूछ लिया जाता है कि एडीआर और जीडीआर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, कस्टोडियन बैंक होता है, डिपॉजिटरी बैंक होता है, और दो पार्टीज होती है जो आपस में फंड रेज करना चाहती है, और जो इन्वेस्टर है वो। तो इस तरीके से 4 पार्टीज यहाँ पे डिवाइडेड होती है, और वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करती है। और एक और चीज यहाँ पे क्या है समझने वाली, कि अगर आपको अमेरिका से पैसा चाहिए तो आपको एडीआर इशू करने होंगे, अमेरिका के अलावा कहीं और से फॉरेन नेशन से पैसे चाहिए तो आपको जीडीआर इशू करने होते हैं। और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप मार्केट में इनको फ्रीली सेल परचेज कर सकते हो, और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज हैं जो एडीआर और जीडीआर इशू कर सकती हैं। क्लियर? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके सामने है जो अभी राजस्थान सेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है टिल कन्वर्जन ऑफ जीडीआर इनटू शेयर्स, जब तक जीडीआर शेयर में वापस कन्वर्ट नहीं होते तो होल्डर डज नॉट कैरी वोटिंग राइट्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव कंपनी। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स मिलते हैं वो दिए किसको जाते हैं, वो इक्विटी शेयर्स को दिए जाएंगे, जीडीआर होल्डर्स को नहीं दिए जाते हैं। तो ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज अ होल्डर ऑफ जीडीआर विदाउट कन्वर्जन ऑफ जीडीआर इनटू शेयर इज एंटाइटल्ड टू वोट। नो, ही इज नेवर एंटाइटल्ड टू वोट। फिर लिस्टिंग है जो जीडीआर की ऑन ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। बिल्कुल, अगर लिस्टेड होगी तो कोई भी आपकी सिक्योरिटी से सेल परचेज कर सकता है, ठीक है। आपके पास सेलर भी होंगे, आपके पास बायर्स भी होंगे, तो लिक्विडिटी यहाँ पे एनहांस हो जाती है। फिर इसके बाद आता है होल्डर ऑफ जीडीआर इज गिवन एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर। तो क्या जीडीआर होल्डर को ऑप्शन दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, तभी कन्वर्जन पे वहां पे आपके पास इक्विटी शेयर आते हैं। अगर आप कन्वर्ट नहीं करवाते तो इक्विटी शेयर के आपके वोटिंग पावर, सॉरी, तो अगर आप कन्वर्ट करवा लेते हो इक्विटी में तो वोटिंग पावर्स आ जाएंगे, अगर आप कन्वर्ट नहीं करवाओगे तो वोटिंग पावर्स आपके पास नहीं आती है। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, क्लियर, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स यहाँ पे दिया गया है, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको मुझे बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अच्छे से इसको रिवाइज करेगा, नोट्स बना लीजिएगा। हिंदी में भी पीडीएफ है, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम रहती थी कि मैम हिंदी में प्रोवाइड करिए, तो हिंदी में भी प्रोवाइडेड है। नोट्स अपने बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और जो ऑलरेडी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उनको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड वे में और अच्छे से इस तरीके से पढ़ते हुए चलना है, इस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप एटम बैच में एनरोल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जून या दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कंप्लीट 8 पेपर 2 मिलते हैं, और पेपर 1 भी उनके साथ। और अगर आप पेपर 1 लेना चाहते हो तो पेपर 1 भी ले सकते हो, 4000 उसकी फीस है। तो अगर यू फील कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, या फिर आप इस समय में रिकॉर्डिंग के थ्रू अपनी क्लासेस को कवर कर सकते हैं, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। 7000 आपकी फीस है फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कंप्लीट। आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स प्लस डाउट क्लियरिंग सेशंस प्लस क्वेश्चंस अभी हम जो स्टार्ट करेंगे जून के लिए, उनमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। कंटेंट आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं, डाउट्स अपने क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब पे ही, पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से ही, तो आपके लिए कोर्स भी लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, जो एमपी सेट और नेट को टारगेट कर रहा है, जो अपकमिंग होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जैसी आपकी तैयारी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और जो आप लेना चाहते हो बैच, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर है। आपके लिए रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, मैं आपके हर कमेंट का वेट करती हूँ और रिप्लाई भी करूंगी। अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई टॉपिक आपको पूछना है कि मैम ये पर्टिकुलर टॉपिक करवा दीजिए, तो आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए सभी के साथ, ताकि हम मैक्सिमम रीच कर पाएं और सभी को साथ लेके चलें और साथ में पढ़ते हुए चलें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।